मेरा अपना मानना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस टॉपिक में। दो चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे और ये डॉक्टर कमलकांत ने हमें ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था कि फ्रॉम पैशन टू प्रोफेशन। हम लोग पैशनेट तो बहुत हैं आरसीएम को लेके, दीवानगी बहुत है हमारे अंदर में, लेकिन हम प्रोफेशनल वे से इसको नहीं कर पा रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म का मतलब हो गया कि अगर किसी से बात करनी है तो डायरी पेन आपके पास में होना चाहिए, वो वाला प्रोफेशनलिज्म। अमृता जी ज़्यादा रिलेट कर रहे होंगे इस चीज़ से कि जो इंश्योरेंस वाले लोग रहते हैं वो कितने प्रोफेशनल तरीके से लिस्ट बनाते हैं, कॉन्टेक्टिंग करते हैं, फॉलोअप के अपने एक सिस्टम डेवलप रहते हैं। तो वो वाला प्रोफेशनलिज्म हमारे यहाँ पे नितांत अभाव है उस चीज़ का। तो उस पे जाने के लिए हमें दो चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, तीन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। पहला है माइंडसेट के ऊपर में। माइंडसेट का मतलब हो गया, माइंडसेट का मोटा मोटा मतलब हो गया कि हमारे अंदर में जो विचार आते रहते हैं उनके ऊपर में काम करना। हेमशंकर जी, किस चीज़ पे काम करना? जो हमारे मन में जो विचार आते रहते हैं, माइंड सेट। माइंड को क्या करना? सेट करना, डायमंड की तरफ लेके जाना। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग है। अभी जो मूवी हमने देखी उसमें उन्होंने बोला कि एक आदमी के दिमाग में हर रोज़ 60,000 विचार आते हैं। कितने हज़ार आते हैं? 60,000। ये रिसर्च है ये। अब उन 60,000 में से आई थिंक 70-80% विचार तो ऐसे होते हैं जिनका कोई सेंस ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनका, ऐसे ही आ जाएगा फालतू में। बहुत सारे सोते समय आते हैं, जगते टाइम भी कई बार आप कहीं चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन उनमें से अगर हम इसको 70 माने तो 30% बच गए। 30% में भी आपके 25% विचार होंगे। मैं अगर 25 से ज़्यादा ही हो सकते हैं, लेकिन 25 मान लेते हैं रफ फिगर के लिए, वो नेगेटिव विचार रहते हैं। और मुश्किल से 5% विचार आपके पॉजिटिव विचार रहते हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिविटी है, क्रिएटिविटी है, कुछ अच्छा सोच रहे हैं आप लोग। तो उनको सेट करना, वो जो 5% हैं, कुछ लोगों में तो 5% की बजाय 1% ही होगा। तो उस 1% को कैसे अच्छी तरफ लेके जाना, वो अपने आप में एक बड़ा टास्क है, अपने आप में एक काम है। उसके ऊपर आपको रेगुलर कुछ काम करने पड़ेंगे। तो ये बड़ा काम है, और स्पेशली जैसे जैसे आपका लेवल बड़ा होता जाएगा उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें कैसे आप इस पर काम कर सकते हैं? चलो, इसमें 2-3 पॉइंट है, एक एक पॉइंट की बातचीत करते हैं। ये इट इज़ इन योर हैंड एंड रिक्वायर कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स, एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर सीनियर लीडर्स। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके हाथ में है, आप चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको कुछ अच्छी चीज़ें इसमें डालनी पड़ेंगी, इस पर कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट वही कह रहा था कि इसके लिए आपको लगातार एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और माइंडसेट में भी यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। जो पहला पॉइंट था वो था हमें एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट पे आना पड़ेगा। 2 प्रकार के माइंडसेट रहते हैं, उसको हिंदी में हम बोलेंगे, एक तो होगी कर्मचारी मानसिकता। कौन सी होगी? कर्मचारिक मानसिकता। और दूसरी होगी व्यवसायिक मानसिकता। हाँ, ये जो पहले वाली मानसिकता है हमारी, ये वाली मानसिकता क्या हुई? ये वाली मानसिकता हुई कर्मचारी वाली मानसिकता। वो हो गई कि भाई जो मुझे काम सौंपा गया है या जो मेरी ड्यूटी उतना ही करना है। और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या हुआ? कुछ जो दिया उससे ज़्यादा भी करना, कुछ नए विचार भी करना, कुछ नया विचार करना, मतलब सब कुछ करना है मैंने। एंटरप्रेन्योरियल का मतलब होगा सब कुछ, वो वाला माइंडसेट रखना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ।
हम लोग यहाँ पे जब मैं आता हूँ ऑफिस में, तो ऑफिस में मैं एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की उससे आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना काम है। तो यहाँ मैं ये नहीं सोचता कि भाई अगर मेज़ ख़राब है, उस पर कपड़ा नहीं लगाया है, तो मैं आके खुद ही उसको साफ़ भी कर लेता हूँ। मेरे को ये नहीं रहता यार मेरा काम नहीं है ये। कई बार कोई गेस्ट आ गया और कोई यहाँ पे है नहीं, तो मैं किचन में जाऊँगा, पानी का गिलास भर के उनको दे दूँगा, तो वो भी मुझे उसमें संकोच नहीं है, मुझे मेरा काम लगता है। ठीक। तो लेकिन जो एक कर्मचारी रहता है, उस कर्मचारी की थोड़ी अलग मानसिकता रहती है, और कर्मचारियों में भी डिफरेंस रहता है। मतलब दोनों कर्मचारी हैं, लेकिन एक जो काम कर रहा है ना, वो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट से कर रहा है। वो ये सोच के कर रहा है कि मेरा ही काम है। जैसे उदाहरण के लिए नानक, यहाँ पे हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो नानक का माइंडसेट रहता है कुछ भी करना है मेरा है, मैं अपना करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉई भी हमारे यहाँ पे हैं जिनका बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये रहता है कि नहीं, मेरा काम तो बस यही है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। ये उनके बॉडी लैंग्वेज से झलक जाता है तुरंत। तो ये मानसिकता है, ये एक कर्मचारी में भी हो सकती है। और हमारे यहाँ हमने क्या करना है, हमने हमेशा ये नहीं देखना कि ये काम डाउनलाइन का है, ये काम अपलाइन का है, ये काम कंपनी का है, ये काम तो सेंटर वाले का है, साफ़ सफाई की व्यवस्था रखना, पानी की व्यवस्था रखना, ये सोचना कि ये मेरा काम है। कुछ भी जो आरसीएम से संबंधित है वहाँ पे भी, और आरसीएम के अलावा भी, उस मानसिकता को हम एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट वाली मानसिकता कहेंगे। तो इस पे कुछ बात करनी, कुछ आपका प्रश्न है, समझ में आ रहा पॉइंट? ये अभी रावत जी हमारे बीच में हैं। रावत जी जॉब में हैं, तो रावत जी आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी जॉब में? सर वैसे तो मैं करता ही हूँ, जैसे आपने बोला पानी पिला दो, कोई है नहीं, आया नहीं है, कोई नहीं है, क्यों नहीं है, तो मैं खुद पिलाएगा। तो दूसरा बंदा भी अचंभित होता है कि आप अपना काम छोड़ के ये काम कर रहे हो। तो सर मुझे भी खुशी मिलती है इस काम को करते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पोस्ट ये है तो मैं ये काम कर रहा हूँ तो गलत है। हाँ, तो मतलब आप स्कूल में आपका भाव ये रहना चाहिए कि आप उसके ना चेयरमैन हैं, स्कूल के आप चेयरमैन हैं, वो वाला भाव रहना चाहिए हर जगह, हर चीज़ में, सोच में, विचारों में, उसकी प्रोग्रेस को लेके, प्रगति को लेके, वो वाले थॉट अगर आपके हो जाएंगे ना, उसके जब आपको रिवार्ड मिलेंगे ना, पता नहीं कितने मिल जाएंगे। इसमें नेपोलियन हिल ये बोलते हैं कि जब आप ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल करते हो, यानी जो काम आपका नहीं है वो काम भी करते हो, तो उसके आपको रिवार्ड मिलेंगे नहीं बहुत बार, लेकिन जिस दिन मिलेंगे वो इतने बड़े होंगे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसका। तो ये वाला जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है, और हमारे यहाँ तो होना ही होना है ये। तो इसमें हमें गिले शिकवे शिकायत किसी से नहीं रखना है। अपलाइन की ये ड्यूटी है जी, उन्होंने ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, डाउनलाइन की ये है जी, उनको ऐसा कुछ नहीं है। राइट? अब दूसरा जो चीज़ इस पे ध्यान देनी है माइंडसेट में, वो है कुछ एटीट्यूड्स को हमने फॉलो करना है। एटीट्यूड का मतलब हो गया नज़रिया। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको छू नहीं सकते हैं आप, अनटेंजेबल बोलते हैं इसको। तो एक तो करना है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब हर हाल में अच्छा सोचना। पंडित जी ने कहा है कि राजहंस बन जाओ। आज आपने दिन में जो खाना खाया, उसमें अगर आपने तोरी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी और आपको लगा क्या खिला दिया सर ने, तो आपको हलवा अच्छा लगा ना, तो हलवे पे ध्यान देना, क्या हलवा, क्या मज़ेदार था, गजब था। ठीक है ना? तो जो भी अच्छा लगता है उस पर फोकस करना ज़्यादा, पॉजिटिव है। तो ये अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपना लिया ना, तो ये तो बाई प्रोडक्ट है आपका, बिजनेस लेवल हो तो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। आप ट्रूली लाइफ को एंजॉय करेंगे। कम पैसे में भी आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये वो वाली चीज़ है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए भी बताइए? अगर आपने पॉजिटिव रहना है तो क्या करेंगे बताइए? हर चीज़ में अच्छाई ढूंढेंगे, लेकिन दिमाग नेगेटिव की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। पॉजिटिव लोगों की संगत पॉजिटिव चीज़ों की। हाँ, इसमें कुछ काम करने पड़ेंगे। जैसे नेगी जी कह रहे हैं ना, एक तो पॉजिटिव लोगों की संगत में रहिए आप,
उसके अलावा अच्छी बुक्स पढ़ अच्छी बुक्स पढ़ें, सेल्फ हेल्प कैटेगरी की बुक्स पढ़ें। और अच्छी जैसे हम वो देखते हैं यूट्यूब पे अच्छे हाँ, अच्छे वीडियो देखें, उस प्रकार की जितनी भी चीज़ें रहती हैं तो वो सारी की सारी अच्छी अच्छी वो देखें हम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें? जब मैं पॉजिटिव नेगेटिव से दूर, नहीं, एक अपने तो पॉजिटिव विचारों पे रहना लेकिन नेगेटिव से दूर। हाँ, नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाली जो चीज़ें ना उनसे दूर रहना। नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाली चीज़ें कौन सी होगी? एक तो नकारात्मक लोग लोग भी बहुत हैं। जो हमारे सर्कल में रिश्तेदारी में है ना, तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखो, उनसे ज़्यादा परवाह मत करो। नाराज़ हो जाएगा तो बढ़िया, नाराज़ हो जाएगा तो पिंड छूटेगा। तो वो वाला एटीट्यूड, कितना भी क्लोज क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है कि आप खींचते चले जाओ नकारात्मक लोगों को ज़िंदगी में। साइड में करो ना, क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है? जब आपको देख लिया कि है रिश्तेदार नज़दीक है तो क्या, थोड़ा साइड में रख दो बस। आपको डिस्टर्ब हो जाएंगे नहीं तो आप लाइफ से। और एक तो नेगेटिव लोग हो गए, और क्या है? नेगेटिव पीपल, और कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखनी है, उनसे दूर रहना है। जहाँ पे भी नेगेटिव बातें हो रही हैं, हाँ, उससे दूर हो जाइए। यस, क्योंकि उनको समझाना बेकार है जो नेगेटिव बोल रहे हैं। हाँ। तो लोग गलेंगे नहीं, इसलिए अपने को अलग ही कर उठ जाओ, या उनको बोल दो कि चलो थोड़ा टॉपिक बदलते हैं, हाँ, topic चलो टॉपिक चेंज करते हैं, थोड़ा ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो उनसे दूर रहना। इसमें एक और पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे हम टाइम मैनेजमेंट की बातचीत कर रहे थे, तुरंत काम करने की आदत डालना आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करता है। आप प्रोकास्टिनेट करेंगे तो आपका एटीट्यूड वो नेगेटिव डेवलप करेगी, कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं, आपका सेल्फ स्टीम डाउन हो जाएगा, नकारात्मक सोचेंगे। तो ये अगर आपकी आदत है ना, काम को पेंडिंग नहीं रखना, तुरंत करना, तो वो आपके पॉजिटिव माइंडसेट को बनाने में बहुत हेल्पफुल रहती है। चलिए, राइट, तो ये इस प्रकार के कुछ काम करने पड़ेंगे, तभी आप पॉजिटिव रह सकते हैं। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव, टीसी सर हमें हर रोज़ बताते ही हैं। आज वाली मूवी में भी काफ़ी देर तक इसके ऊपर में बातचीत हुई है। लर्निंग एटीट्यूड, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना, हर किसी से। नेवर गिव अप एटीट्यूड, तो ये 4 एटीट्यूड हैं जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी। नेवर गिव अप एटीट्यूड कौन सा हुआ? हार नहीं मानना, क्विट नहीं करना लास्ट मोमेंट तक। टारगेट बना लिया, लास्ट मोमेंट तक उसके लिए लगे रहना। आरसीएम कर रहे हैं, बड़ा टारगेट लेके चले हैं, डायमंड की बात करते हैं, हमें डायमंड बनना है, क्विट नहीं करना बस। नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये हमेशा हर जगह आप अप्लाई करने की कोशिश करो। मैं छोटा सा रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। अभी जब हम लोग ये एवरेस्ट बेस कैंप में गए, तो लास्ट डे मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, मतलब जो गाइड थे, कोच थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप पैदल नहीं जा सकते। उन्होंने एक दिन पहले ही बोल दिया था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस है और मैं जाऊँगा। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको घोड़ा लेना चाहिए। बाकी लोगों को भी गाइड किया था, तो बाकी शायद 8-10 लोगों ने घोड़ा ले लिया सेकंड दिन से, और मैंने ये था कि नहीं, मैं चलूँगा, स्लो जाऊँगा लेकिन मैं जाऊँगा। तो सेकंड लास्ट डे मैंने कवर किया। लास्ट डे जो रह गया, तो वहाँ पे बहुत हाइट पे हम पहुँच गए, सांस लेने में दिक्कत आ रही, हेडेक हो रहा, बुरा हाल। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आज तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं लूँगा, मैं जिद नहीं करता इस चीज़ की, लेकिन मैं चलूँगा पैदल, घोड़ा खाली मेरे साथ में चलेगा। और जब चूँकि घोड़ा साथ में चल रहा है, जब मुझे लगा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल गिर पड़ा, उस समय मुझे घोड़े पे बिठाना है। और नहीं तो घोड़ा भी काफ़ी उसका कॉस्ट थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा नहीं, मैं बियर कर लूँगा, ये कॉस्ट का कोई चक्कर नहीं। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको फिर हर जगह काम करेगा। आप हार नहीं मान रहे हैं, आप सावधानी बरत रहे हैं, उसको उतना रिस्क भी नहीं लेना है उस सिचुएशन को समझते हुए, लेकिन ये है कि नहीं, लास्ट मोमेंट तक मैंने संघर्ष करना है। तो वो वाला अगर आपकी ज़िंदगी में आ गया, तो फिर आपका बिजनेस है, आपके रिश्ते हैं, हर जगह आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी नॉन टेंजिबल है, इसको भी छू नहीं सकते।
तो इन 4 में से आपने कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई कहीं ना कहीं स्पष्टता चाहिए थोड़ी किसी को भी? लास्ट वाले पे तो सर नेवर गिव अप पे तो मुझे गीता फोगाट का टाइटल मिला है इंश्योरेंस से। अच्छा, मैडम कभी भी गिव अप नहीं करते लास्ट में। वो बहुत काम करता है। गीता फोगाट के नाम से और टाइटल मिला। चूंकि आपका वहाँ पे नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है ना, तो उसकी वजह से भी आपको कुछ कल का इश्यू हो गया, कुछ हो गया, आप फिर भी मोमेंट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं बैठना नहीं, मुझे चलना है, मैंने पेन किलर ले लूँगी मैं। तो वो नेवर गिव अप एटीट्यूड आपका एक बार डेवलप हो गया ना, एक बार डेवलप कर दिया तो वो हर क्षेत्र में आपके अप्लाई होगा वो। अभी सर बहुत बड़ा मुझे ना टाइटल मिला था उसी पे, गीता फोगाट के नाम से ही जानते हो आप हम उस पर मोहर लगा रहे हैं, सही दिया उन्होंने। यहाँ भी दिखा उन्होंने बिजनेस के, जो आज से अगर 4 साल 5 साल की बात करें तो बिजनेस की स्थिति तो वो भी नेवर, हाँ वही वाला एटीट्यूड था। यस, गिव अप कर देते तो आज यहाँ पे होते ही नहीं। जैसे ये रहती है कुछ लोगों में क्वालिटी, जैसे हम अनुराधा जी और सुदेश धीमान जी में बातचीत करें तो उन्होंने देहरादून में जब डिसाइड किया बिज़नेस करना, जब 100% नेगेटिविटी, सेंटर बंद हो गए, डिपो बंद हो गया, वहाँ के जो सबसे बड़े लीडर थे वो दूसरी कंपनियों में जा रहे हैं, कहीं कोई पॉजिटिविटी नहीं, उस समय उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैंने नहीं छोड़ना, मैंने करना है। तो एक आदमी अगर वो दिया जला के रखता है तो फिर बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। और अभी हमने देहरादून में जो सेलिब्रेशन फंक्शन किया उसमें क्या रॉयल्टियों की लाइन लगी हुई थी, 20-25 नए रॉयल्टी चोर आ गए उत्तराखंड से। तो वो माहौल क्रिएट होता है तो फिर उस प्रकार के रिजल्ट निकलते हैं कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला हमने बातचीत किया माइंड सेट में, एंटरप्रेन्योरियल माइंड सेट हमारा होना चाहिए। दूसरा हमने बात किया कि कुछ एटीट्यूड्स हैं जिनको आपने रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तीसरा है कॉन्फिडेंस, ये भी माइंड सेट है, अनटेंजेबल है। कॉन्फिडेंस होता है विश्वास, विश्वास से जो नेक्स्ट लेवल है उसको हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं। आज वाली सीक्रेट वाली मूवी में एक लाइन आई थी लिखी हुई, अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं और अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं तो आप दोनों स्थितियों में सही हैं। तो ये लगना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कुछ कर जाता है। अगर आपको लगता है कि आप रॉयल्टी पे हैं अभी और आपने जो टारगेट बनाया है 6 महीने का, मान लेते हैं 6 महीने में आपने पर्ल पे जाना है, तो अगर आपको लगता है ना तो आप कर जाएंगे। करेंगे कैसे वो बात का विषय है, वो बात का सब्जेक्ट है। सीक्रेट मूवी ये कह रही थी कि वो प्रकृति करेगी, वो प्रकृति पे छोड़ दो, कैसे वाला पार्ट आपका नहीं है। आपका पार्ट है अच्छी इंटेंशन के साथ में उसको सोचना, उसका ख्याल रखना, उसको विजुलाइज करते रहना, ये महसूस करना कि जैसे आपने उसको प्राप्त कर लिया है और आप उस खुशी को महसूस कर रहे हैं, तो कैसे वाला काम हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस, ये ट्रायंगल है, कॉन्फिडेंस से आप एक्शन में रहते हैं। जितना कॉन्फिडेंस होगा उतना ज़्यादा फील्ड में काम करेंगे, जितना लो कॉन्फिडेंस होगा वो आप काम में आपका मन नहीं लगेगा। आपको कई बार महसूस भी होगा कि आपने एक दिन आप सुबह उठे, किसी से मिलने के लिए गए, सामने वाले को प्लान दिखाया, सामने वाले ने यस कर दिया और बड़ा एक्साइटेड कि यस सर मैं बहुत बढ़िया करूँगा, मैं तो किसी काम की तलाश में था। तो उस दिन आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहता है? अच्छा रहता है। फिर आप किसी दूसरे बंदे के पास में जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है ना आपके पास में, तो दूसरे बंदे को भी अक्सर ये रहता है कि यार वो भी ज्वाइन हो गया, तीसरे वाला भी ज्वाइन हो गया, तो वो, और हम कहते हैं कि आज का दिन बहुत बढ़िया गया। दिन बहुत बढ़िया इसलिए गया कि बाई चांस आपको पहला बंदा ठीक मिल गया और उससे जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, उस कॉन्फिडेंस ने आपका पूरा दिन बढ़िया बना दिया। तो ये कॉन्फिडेंस अगर हमारे अंदर होगा तो हमारा हर दिन बहुत अच्छा हो सकता है। अब कॉन्फिडेंस अच्छा करने के लिए भी आपकी स्किल्स होंगी, आपको बातचीत करने में निपुणता होगी, तो वो और आपको हेल्प करने वाली है कहीं ना कहीं चीज़ें। तो हर चीज़ के है ना फिर सब टॉपिक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए फिर कई सारी चीज़ें हैं उसमें। तो कॉन्फिडेंस से एक्शन ज़्यादा होता है और एक्शन ज़्यादा होंगे तो रिजल्ट ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा रिजल्ट आएंगे तो फिर क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ये सर्कल है, ट्रायंगल है, ये ऐसे चलता रहेगा। यहाँ स्किल्स ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद में माइंडसेट काम करता है। उसके टाइम पे वो चीज़ काम कर रही होती है लास्ट ओवर में, जब सामने वाली टीम को 2 रन चाहिए होते हैं
और जब बॉलर जाता है ना रनअप पे दौड़ता हुआ, तो उस समय बॉलर क्या सोच रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, कहीं चौका तो नहीं लग जाएगा। अगर उसके दिमाग में ये हावी है कि चौका लग जाएगा, लग सकता है, तो क्या लगेगा, चौका लगने की ज़्यादा संभावना है। अगर वो ये सोचते हुए जा रहा है कि मैं बॉल करूंगा और बॉल करने के बाद में ये बंदा बीट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 रन बनेगा, तो शायद वैसी संभावना होगी। एक समय में क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड था वो रिचर्ड हेडली के पास में था। अभी तो वो टूट गया, कई सारे लोगों ने तोड़ दिया उसको। आई थिंक अभी किसके पास में होगा, शेन वॉर्न के पास में था, फिर मुरलीधरन के पास में था। तो एक टाइम पे रिचर्ड हेडली के पास में रहता था। रिचर्ड हेडली वेस्ट इंडीज़ के बहुत फास्ट बॉलर थे, न्यूजीलैंड के थे। तो रिचर्ड हेडली से किसी ने पूछा कि, और उनका एवरेज बहुत बढ़िया था, मतलब उन्होंने बहुत कम मैचों में बहुत ज़्यादा विकेट लिए थे। सबसे ज़्यादा मैच पारी में 5 विकेट का रिकॉर्ड था। अच्छा, वो भी रिकॉर्ड रहा। नेगी जी पुराने क्रिकेटर रहे हैं तो उनको अच्छी डीप नॉलेज है। तो उनसे किसी ने पूछा कि यार आप कैसे करते हैं ये, मतलब कोई टेक्निक है इसमें, क्या है। तो रिचर्ड हेडली ने बताया कि मैं जब बॉल करता हूँ तो जब मैं रनअप पे दौड़ रहा होता हूँ ना, तो उस समय मैं विजुलाइज कर रहा होता हूँ कि मेरी बॉल का टप्पा कहाँ पड़ेगा, बॉल कितना उछाल लेगी, और उछाल लेने के बाद में बैट्समैन क्या करेगा और उसके करने से क्या होगा। उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसा होता है जैसा मैं सोचता हूँ, जिस बॉल को डालने से पहले मैं सोचता हूँ कि ये विकेट के पीछे आउट होगा, वो विकेट के पीछे आउट होता है। कई बार जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये बाउंड्री पे आउट होगा, तो बाउंड्री पे कैच आउट होता है। कई बार मुझे लगता है बोल्ड होगा, मिडल स्टंप पे जाएगी, तो मिडल स्टंप पे जाती है। तो ये हमारी ज़िंदगी में भी लागू होती है। वो क्लैरिटी आपको अगर आ गई ना उस प्रकार की, तो फिर बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में हो जाएगा। तो माइंडसेट बहुत मायने रखता है। तो एक वाला पार्ट तो हो गया ये, ठीक है जी। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं हम लोग, वो है स्किल्स। दोनों का कॉम्बिनेशन एक्चुअली। एक चीज से बात नहीं बनेगी, सिर्फ माइंड सेट से बात नहीं बनेगी, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का माइंड सेट बहुत बढ़िया है, क्रिकेट का उसको कोई नॉलेज नहीं है, कैसे बैट पकड़ना है, कैसे करना है, और उसको आप फास्ट बॉलर के सामने खड़ा कर देंगे, तो फिर वहां तो काम नहीं आएगा ना। तो वहां स्किल चाहिए। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। हमारे यहाँ पे आरसीएम में कहीं ना कहीं पैशन तो है, पॉजिटिविटी भी है, माइंडसेट वाले पार्ट पे थोड़ा बहुत काम है, लेकिन माइंडसेट भी हमारा बिगड़ जाता है कई बार। अपलाइन ने कुछ बोल दिया, डाउनलाइन फ़ोन नहीं उठा रही है, तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी ऐसा काम करेंगे, तो फिर सारा माहौल ही ख़राब हो जाएगा। तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर ज़रूरत किसी चीज़ पे है तो वो है स्किल्स के ऊपर। आरसीएम का एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का प्रोडक्ट है हमारे पास में, बगैर सीखे भी आप लोगों को वो प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, रिटेल भी कर सकते हैं, और उस प्रोडक्ट के माध्यम से आप लोगों को ज्वाइन भी करवा सकते हैं। तो सीखने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। कुछ डायरेक्ट सेलिंग ऐसी कंपनियां हैं जहां बगैर सीखे आप कर ही नहीं सकते। चांद मैम रिलेट करेंगे शायद मेरी इस बात से। वहाँ इतने महंगे प्रोडक्ट हैं, आपने अगर 400 रुपये का टूथपेस्ट बेचना है तो बगैर सीखे, बगैर स्किल के कैसे किसी को आप कन्विंस करेंगे। सीखना पड़ेगा ना उसको, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी। प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ साथ में थोड़ा सा आपको बातचीत करने का तरीका सीखना पड़ेगा, क्लोजिंग की स्किल सीखनी पड़ेंगी, वो सारी की सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तब सामने वाला 400 रुपये का टूथपेस्ट खरीदेगा। तो हमारे यहाँ उस चीज़ की कोई आवश्यकता रहती नहीं है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं हैं, मतलब बगैर सीखे ही चल जाता है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, हमारे यहाँ पे आरसीएम में रॉयल्टी पे ऐसे लोग हैं जिनको 6 बेसिक में से कोई एक बेसिक मालूम नहीं। 3 साल से 4 साल से काम कर रहे हैं, स्टेज पे आप बोल दो कि भाई इस चीज़ पे बातचीत करनी है, तो वो एग्जैक्टली ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी रॉयल्टी पे पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? आसान था, प्रोडक्ट आसान था, 2 लाख पे ज़्यादातर लोग काम करते हैं। अपलाइन
कि मजबूरी थी उसके साथ में काम करना और चल गया काम। लेकिन सीखना अगर हमारे यहाँ पे शामिल हो जाए ना, जिन लोगों ने सीखा है, जैसे मैं अपनी बातचीत करूँ, मेरे साथ में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। मेरे में और उनमें क्या अंतर था? मेरे में और उनमें सिर्फ ये अंतर था, मैंने अपनी स्किल्स को डेवलप किया, बस सिर्फ ये अंतर और कुछ भी नहीं था। उनके लिए भी वही कंपनी थी, उनके लिए भी उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए थी। मैंने सीखा, मैंने सीखने पे पैसा खर्च किया, मैंने सीखने पे टाइम लगाया, मैंने सोचा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। उसी चीज़ ने इतना बड़ा अंतर पैदा कर लिया। जो मेरे अपलाइन थे, स्पॉन्सर थे इमीडिएट, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे स्पीकर थे। आप 10 लोगों के ग्रुप में उनको बैठा दो, वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते थे, इतनी शानदार पर्सनैलिटी थी। लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या थी? उनको ये लगता था कि मुझे सब कुछ आता है, लर्निंग एटीट्यूड नहीं था। कुछ जिस माहौल में वो रहे काफ़ी लंबे समय तक, उस समय उनकी मानसिकता थोड़ी अलग तरह की थी, थोड़ी जैसे कम्युनिस्ट वाली माइंडसेट रहता है ना, वो वाला माइंडसेट रहता था हमेशा, चीज़ों में वैसा ही देखना, वैसी इनेक्टिविटी ढूंढना चीज़ों में। तो उसकी वजह से वो बाहर हो गए और मैंने कुछ सीखा, मैं करता रहा तो चीज़ें बदल गई सारी की सारी। तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी हम स्किल्स की बातचीत करेंगे, तो ये वाली जो बेसिक स्किल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम सबको खुद इस पे काम करने की ज़रूरत है और अपनी टीम को इस पे लाने की ज़रूरत है। जैसे ये प्रोस्पेक्टिंग की स्किल्स हैं, हमने बहुत बार इसके बारे में सुना है, लेकिन बिल्कुल मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ इस पे कि हम सबको इस पे काम करने की ज़रूरत है, हर किसी को। क्योंकि यहाँ पे इतना गैप है इस वाले पॉइंट में, 2 लाख का हमारा जो सिस्टम है उसकी वजह से हमने किया ही नहीं कभी, हमारे जहन में ही नहीं आती। हमने चंडीगढ़ में मीटिंगें की, लगातार लोगों का फोकस किया कि 4 लाख पे थोड़ा करते हैं, माइंडसेट ही नहीं बन पाता है। थोड़ा प्रयास किया, उसके बाद में फिर वहीं पे चले जाते हैं। तो हम नहीं करेंगे तो हमारी टीमें नहीं करेंगी कहीं ना कहीं। तो इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, टीम को सीखने और सिखाने की ज़रूरत है इसके ऊपर में। अपॉइंटमेंट लेना, फिर प्रेजेंटेशन देना, फॉलोअप करना और स्टार्टअप करना। तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, मैं बस ये पॉइंट बता रहा हूँ। किसी DTW में हम लोग बात करते ही हैं, हर चीज़ पे हमने बातचीत की है। लेकिन हमारी जो सफलता में अंतर आएगा, आज हम कितने लोग हैं? अभी हम रह गए हैं टोटल आई थिंक 19 लोग हैं यहाँ पे। 19 लोगों में से अगर आज से 5 साल के बाद अगर हमारे लेवल्स देखे जाएंगे 2029 में, तो हो सकता है जो आज रॉयल्टी चेयर हो वो रूबी बन जाए, संभावना है इस चीज़ की। और ये हो सकता है जो आज पर्ल है वो 5 साल के बाद भी पर्ल रहे या पर्ल से नीचे आके वो रॉयल्टी पे अटक जाए। हम में से जो 2 दिन यहाँ इस माहौल में रहे, सीक्रेट मूवी भी देख ली, ड्रीम भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, फ़र्क कहाँ पड़ेगा? फ़र्क सिर्फ इस चीज़ पे पड़ेगा कि हम इनके ऊपर में खुद कितना काम कर रहे हैं और टीम को कितना सिखा रहे हैं। मीटिंगों का अपना एक रोल है, जैसे ये 2 दिन का कार्यक्रम है ना, इसका एक रोल है, लेकिन ये तो आपको अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है। सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का है? वो उस चीज़ का है जब आप 1 to 1 अपनी डाउनलाइन से मिलते हो, उसमें आप उसको क्या सिखा रहे हो। क्या आप उससे पूछ रहे हो कि भैया मेरे सामने फ़ोन करके बता कैसे लोगों से आप बात करते हो, या मेरा देख मैं ऐसे करता हूँ। तो वो 1 to 1 अगर आप सिखा रहे हैं तो आपके परिणामों में फ़र्क आएंगे,
तो ही डुप्लीकेशन होगा। और आप वही हवा में बात करके अपना इधर उधर के गप्पे मार के आ गए, मीटिंग करके आ गया जी, आप भी खुश, सामने वाला भी खुश, कि अपलाइन आ गए थे, बढ़िया चाय वाय पी, तो फिर कुछ ज़्यादा बदलेगा नहीं। एक एक चीज़ पे बारीकी से काम करना पड़ेगा, इंडिविजुअल हम सबको, बीइंग अचीवर। आपको अगर ज़रूरत है इसको सीखने की, आप खुद सीखिए, फिर सिखाइए। इस पे काम करने की ज़रूरत है, सीखिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं हेमशंकर जी, ये 5 चीज़ें हैं, इन 5 में से सबसे पूछता हूं, चलो मैं इन 5 में से आपने ये बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, इंडिविजुअल, अपने लिए, खुद के लिए। राजीव जी से शुरुआत करते हैं। नहीं, एक बताओ कोई। फॉलो अप पे आपको लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। आप एक्टिव हैं आरसी में या बहुत ज़्यादा नहीं है? नहीं है। चलिए फिर आपसे स्किप कर देते हैं। हाँ जी, चांद मैम। लिस्ट पे, लिस्ट कहाँ है इसमें? प्रोस्पेक्टिंग पे काम करने की आपको ज़रूरत है। पवार साहब, स्टार्टअप पे, हाँ, ज्वाइनिंग हो जाती है, उनका स्टार्टअप नहीं हो रहा प्रॉपर। अमृता जी, फॉलोअप पे ज़रूरत है। प्रेजेंटेशन पे ज़रूरत है, लेकिन प्रेजेंटेशन तो तब होगा ना जब आपका प्रोस्पेक्टिंग और अपॉइंटमेंट हो रही है पहले। वो हो जाती है, मतलब कई बार हम कुछ सोच के जाते हैं कि हम उस तरह से वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, लेकिन उनके साथ कुछ और ही हो जाता है। तो उसमें देखिए, उसका एक तरीका ये है, ये मेरे साथ में भी इशू रहता था। मैंने कई बार मीटिंग में बताया कि मैं बड़ा जोश में जाता था और चाय पी के वापस आ जाता था, हिम्मत ही नहीं होती थी। सोचते हैं कि वहाँ जाके ऐसे करेंगे जब हम दोनों साथ होते हैं, और वहाँ जाके वो ग्रुप वाले ज्यादा फोर्स हो जाते, हावी हो जाते हैं हम पे कि नहीं ये करो। तो वो चीज हमें एक दूसरे को देखो उसमें नहीं, बहुत सही कह रहे हैं आप। उसमें थोड़ा, जैसे आपका ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है ना, तो आपको ये करना पड़ेगा, जो व्यक्ति मीटिंग ले रहा है, मान लेते हैं होम मीटिंग में आप जा रहे हैं, तो पहले उसकी मीटिंग लेनी पड़ेगी। पहले उनको बताना है कि भाई आपने ऐसे ऐसे ये चीज़ें करनी हैं और ऐसे हम लोग शुरू करेंगे, ये करेंगे, वो पूरा प्लान करना पड़ेगा। हर चीज़ हमें सिखानी पड़ेगी, एक एक चीज़, जैसे बच्चे को सिखाते हैं ना हाथ पकड़ के, वो करेक्ट करना, वो सिखाना हमारी ड्यूटी है। और उसमें बस एक ही आपका रहना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपने शुरुआत कहाँ से करनी है। पहले डायलॉग क्या होंगे आपके वहाँ पे जाने के बाद में, गए बैठे बातचीत, जब प्रेजेंटेशन का टाइम आया, पहले डायलॉग क्या हैं? जैसे मेरे डायलॉग रहते थे, मैं बोलता था कि देखिए, जैसे आपको मालूम है कि आज अगर हम 10 लोगों से मिलते हैं तो उनमें से 5 लोग हेल्थ की समस्या से परेशान हैं। एक को बीपी हो गया है, तो दूसरे को डायबिटीज़ हो गया है, तीसरा मोटापे से परेशान है, चौथे को कम उम्र में चश्मे लग गए हैं, 5वें को थायराइड हो गया है। और ये सारी समस्याएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम खान पीन में पोषक तत्वों को ध्यान नहीं दे रहे हैं और बहुत सारी मिलावटी चीज़ें हम खा रहे हैं। तो ये मेरे स्टार्टिंग डायलॉग थे। तो मैं कहीं भी जाता था, जैसे माहौल बना, बस ये डायलॉग फिक्स है, ये बोलना है। उसके बाद में फिर आगे बातचीत को आगे बढ़ाना है। तो वैसा एक तो फिक्स करना पड़ेगा। सुनील जी, ये स्टार्टअप पे जॉइनिंग्स तो आ जाती हैं, लेकिन प्रॉपर स्टार्टअप नहीं हो पा रहा। प्रॉपर उनको एक्टिव मोड में लाना थोड़ा चैलेंज। तो आपको मालूम है स्टार्टअप में क्या क्या करना चाहिए, या मालूम नहीं कि क्या क्या होना चाहिए? मालूम है, वो 6 बेसिक्स में जो है उनका प्रहलाद भाई जी का 2-3 बार सुना है कि क्या क्या हमें स्टार्टअप कैसे करना है सारा। तो उसका तरीका ये है, स्टार्टअप में देखिए, किसी भी चीज़ को सही करने का तरीका क्या है, आप उसके पॉइंटर नोट कर लो। ये स्टार्टअप है, तो आप ये मानो कि भी स्टार्टअप का मतलब हुआ कि बंदे से ये मैंने 6 काम करवाने, ये 6 काम मैंने उसको करवा दिए तो स्टार्टअप में मानूंगा, और 6 नहीं करवाए तो नहीं हुआ। तो वो जैसे यहाँ रमेश को आपने ज्वाइनिंग करवाई, रमेश के नीचे आपने वो 6 काम लिख लिए। 6 काम में जैसे काम हो गया कि उसकी ड्रीम लिस्ट बनवानी है, तो ड्रीम लिस्ट बनवा दी तो टिक करना है, अदरवाइज टिक नहीं रहेगा, वो खाली रहेगा। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवानी है, बनवा दी तो टिक करेंगे, नहीं तो टिक नहीं करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग उसको सिखा दी अच्छे से। सिखाने का मतलब क्या हुआ, आपने डेमो करके सिखा दिया, बता दिया, 2-3 उससे कॉलिंग करवा ली, आप सेटिस्फाई हो गए तो उसको टिक करना है, अदरवाइज वो खाली रहेगा। तो ऐसा आपको करेंगे तो उसको स्टार्टअप बोलेंगे। अदरवाइज काम कैसे करेंगे? काम करने का तरीका यही है ना कि भाई क्या करना है वो नोट करेंगे,
और उसके बाद में फिर एक को करवा के आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरे को बढ़ेंगे, फिर तीसरे को बढ़ेंगे। राइट जी अनुराधा जी। सर अपॉइंटमेंट, ये अब- पॉइंट मुझे ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि जब हम किसी अपॉइंटमेंट लेते हैं तो टाइमिंग जैसे किस तरह से फिक्स करें हम, ऐसे नहीं कि पूरे दिन भर में किसी भी टाइम हम आ जाए। टाइम ड्यूरेशन मतलब कि इतने बजे से इतने बजे तक हम आपसे मिलेंगे, और वो थोड़ा सीखना ज़रूरी है कि कैसे हमें ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स मिले। ठीक है जी लीला जी। फॉलोअप पे आवश्यकता लग रही है। स्टार्टअप पे आप पावर साहब के साथ जा रहे हैं आप भी। हाँ जी सुनीता जी। सर मेरा फॉलोअप भी कमजोर है। फॉलोअप कमज़ोर है, हाँ जी। दोनों में से एक चूज़ करना है तो कौन सा चूज़ करेंगे? स्टार्टअप। नेगी जी। मेरे बड़ा जो जिस आपने बोला कि जैसे वर्क पे काम करने के लिए, तो मेरी अपॉइंटमेंट अभी वीक हो रही है। अपॉइंटमेंट लेना वीक हो रहा है। कुछ है, प्रोस्पेक्टिंग भी कैसे कर रखी है, लेकिन अपॉइंटमेंट की संख्या। हाँ अपॉइंटमेंट का मतलब हो गया जो हम कॉलिंग करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, वो वाला पॉइंट कहीं ना न्यू कॉलिंग वो वीक हो रही है। यस ठीक है, बहुत बढ़िया। राव जी। सर मुझे इसके बारे में ज़्यादा तो आपको कहीं ना कहीं आपने क्या करना, अपने प्रोस्पेक्टिंग में हेल्प करनी है मैडम को, आप कर ही रहे हैं, कल बता रहे थे। ठीक है हाँ जी बेटा। फॉलोअप पे आपको लग रहा काम करने की ज़रूरत है। हाँ जी मैडम। हाँ जी अवतार जी बताओ। फॉलोअप पे ज़्यादा ज़रूरत है। फॉलोअप का मतलब ये हुआ कि आपके पास में अपॉइंटमेंट्स रहती हैं कि प्लान किसको दिखाना है, वो रहता है ऑलरेडी है आपके पास में वो चीज़ें, वो रहता है। तो जितने लोगों का प्लान दिखा रहे हैं उतना फॉलोअप नहीं कर पा रहे हैं, ये कह रहे हैं बाद में उनका फॉलोअप नहीं कर पा रहे प्रॉपर। ठीक है 15-20 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद वो डिले हो जाता है। ठीक है, आपको मालूम है कैसे करना चाहिए फॉलोअप? कॉलिंग करके ज़्यादा नहीं देखिए, हर चीज़ का हमें कुछ पॉइंटर बनाने पड़ेंगे। जैसे स्टार्टअप के हमने कुछ पॉइंट बनाए, ऐसे ही फॉलोअप के आप स्टार्टअप पॉइंट बनाएं। जैसे आज आपने अनिल जी को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद में आपने फॉलोअप करना है, तो यहाँ अनिल जी लिख के अनिल जी फॉलोअप करके फिर कुछ पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट आपने लिख लिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर में 24 से 48 घंटे के अंदर दोबारा मिलना है, तो वो मिले नहीं मिले वो टिक करना है। उसके बाद में एक बार मिल ली है तो अगली अपॉइंटमेंट कब होगी वो लिखना है। फिर फॉलोअप में आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि मैंने कुछ उनको ना एक फॉलोअप किट देनी होती है, तो फॉलोअप किट आपने दी या नहीं दी प्लान दिखाने के बाद में वो लिख लिया। तो इस प्रकार के कुछ पॉइंटर आपने लिखने हैं। फॉलोअप के लिए कई बार हम बुक छोड़ के भी आते हैं वहाँ पे। हाँ वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी को लाने ही नहीं जाने का मिलता, कई बार प्रॉब्लम नहीं होता। 1000 रुपये की किताब खरीदो, वो दे के आओ। उसके साथ में लिफाफा दे के आ जाओ कि ये लिफाफा है 2000 रुपये का, इसको ध्यान से रखना, किताब लेके जाऊँगा नहीं साथ में ले जाऊँगा, फिर तो हो जाएगा। तो तरीके ढूंढने पड़ेंगे अपने। ठीक है, तो सबका हो गया। ठीक है जी। तो हमें इसमें ना देखिए एनालिसिस की बात कर रहे हैं अभी, ये मैंने इसलिए किया कि हमें मालूम चले कि यार एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। राइट। और राजीव जी ये कहना कि भाई सब पे काम करने की ज़रूरत है, वो सही तो है, वो कहीं ना कहीं मान रहा, लर्निंग एटीट्यूड बता रहा है, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा कि सब में पहले किस पे करने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़, फिर दूसरी, फिर प्राथमिकताएं सेट करना ज़रूरी है हर जगह। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तीसरा और जो लास्ट पॉइंट है जो प्रोफेशनल करते हैं वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। डेवलप स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स से मुराद यहां पे ये है कि आपको डिसिप्लिन वे में काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई बॉस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वहाँ जाके अंगूठा लगाना पड़ेगा तभी आपकी हाजिरी मानी जाएगी, तो वैसा कुछ तो है नहीं। तो हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो इस लिबर्टी को हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा ले जाते हैं।
मूड आया तो 4 दिन काम किया, मूड नहीं आया तो 40 दिन तक नहीं किया। तो आपने खुद के अपने वर्क एथिक्स बनाने पड़ेंगे कि मैंने एक दिन में हर रोज़ 9 बजे तो घर से निकल ही जाना है। काम नहीं भी होगा, नहा धो के तैयार हो के बैग लेके उठा के निकल जाना मेरे को फील्ड में। आप सेट करेंगे अपने, ये डिसिप्लिन मतलब आपका स्वयं का निर्णय करना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैंने यार 9 बजे से लेकर और 9 बजे तक मैंने फील्ड में ही रहना है, कुछ कुर्बानियाँ देनी है, दे दूंगा मैं, तो वो आपको प्लान करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स बनाने पड़ेंगे, किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इट इज नॉन नेगोशिएबल फॉर सक्सेस। ये नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल का मतलब हो गया कि आप इससे समझौता नहीं कर सकते। डिसिप्लिन ये काम पे भी लागू होता है, ये फॉलोअप पे भी लागू होता है, ये स्टार्टअप पे भी लागू होता है, ये हर चीज़ पे लागू होगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसकी बहुत हम लोग गहराई में नहीं जाएंगे। लास्ट में मैं ये सेकंड लास्ट स्लाइड है। डायरेक्ट सेलिंग इज़ नॉट अबाउट इनोवेशन। डायरेक्ट सेलिंग इनोवेशन का विषय नहीं है। इनोवेशन मतलब नई नई खोज नहीं करनी है आपने। लोगों को कैसे ज्वाइन करवाएं, लोग पकड़ में नहीं आ रहे हैं, नई खोज नहीं करनी कुछ भी। क्या करना है, जो पहले से आपके पास में है, लिखा हुआ है, सुना हुआ है, उसको अप्लाई करना है, डुप्लीकेट करना है उसको। तो आपने इनोवेशन पे नहीं ध्यान देना है ज़्यादा। किस पे ध्यान देना है? डुप्लीकेशन। रिपीट करना है चीज़ों को, जैसे बेसिक्स की बार बार बात होती है। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा सकते हैं।